हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था बेंजीन जो है उसकी प्रिपरेशन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन के केमिकल रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 3 तरह के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। एटलीस्ट अगर हम फोर्थ रिएक्शन को भी डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, और इसके बाद हम कुछ एडिशन रिएक्शंस पे भी बात करेंगे, और इसके अलावा कंबस्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले जो टर्म यूज़ करते हैं हम, वो है वर्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, यानी ऐसी स्पीशी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप जानते हैं कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, अब बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कशन में मैं इस वजह से नहीं ला रहा क्योंकि बेंजीन की स्ट्रक्चर में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है। जो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, दिस गिव द स्टेबिलिटी टू द बेंजीन। इस वजह से बेंजीन अनसेचुरेटेड होने के बावजूद भी वो एडिशन रिएक्शन को ईजिली नहीं देती, जिस तरह से नॉर्मल अल्कीन देते हैं। जैसे आपने सुना था कि अल्कीन जो है वो ब्रोमीन को डीकलराइज करते हैं, अल्कीन जो हैं वो KMnO4 सॉल्यूशन को भी डीकलराइज करते हैं। लेकिन उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में अगर हम बेंजीन को बीइंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करें या फिर हम जो है KMnO4 के साथ रिएक्ट करें तो ईजिली ये बेंजीन जो है उनको डीकलराइज नहीं करती। अनसेचुरेटेड होने के बावजूद भी इसके एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है। ब्रोमीन के साथ बेंजीन रिएक्ट कर लेती है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन वो जो रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के वो एडिशन रिएक्शन के बजाय वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो हमें देखना यह है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर सकता है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जो बेंजीन पे अटैक करेगा ताकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाए, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, और यूजुअली किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में हमें किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलते हैं कि ये मामला क्या है। एक जनरल रिएक्शन पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और फिर स्पेसिफिक रिएक्शन पे हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करो कि ये बेंजीन है और ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर रही है, और आप जानते हैं कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन सपोज मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बाय डॉट। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पिक करके वो नेबरिंग कार्बन के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया क्योंकि ऊपर वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल ने कैप्चर कर लिए और उसने खुद नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। और जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया उस कार्बन को भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वो नेबरिंग कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डेड है। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा, एक नया सिग्मा बॉन्ड बना, एक आयन बना है, और इस आयन को हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को कभी कभार हम कहते हैं एरिनियम आयन। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एरिनियम आयन भी कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक अनस्टेबल स्पीशी है, तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये जाता है डीलोकलाइजेशन में। ये जो डीलोकलाइजेशन होती है इसको कभी कभार हम कहते हैं रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। याद रखो कि रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम जो होते हैं किसी मॉलिक्यूल के वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इन दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर नॉट डिफर बाय द पोजीशन ऑफ एटम, जस्ट बाय द पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन। अब सपोज ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ये सेम सिग्मा कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ बनाया है। इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम सप्रेस करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, नतीजे में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आई, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। इस पाई बॉन्ड को जो पॉजिटिव चार्ज आई है इसको सप्रेस करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आती है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये सिलसिला अप एंड डाउन चलता रहता है। तो हम इनके बीच में एक डबल हेडेड एरो देते हैं। ये डबल हेडेड एरो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के हिसाब से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, एरिनियम आयन बना है, ये स्टेबलाइज कब होगा, स्टेबलाइज तब होगा जब इस एरिनियम आयन से हाइड्रोजन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन चला जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन,
प्रोटॉन मीन्स विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये चले जाएंगे इस कार्बन पे गए तो इस तरह से यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड था वो वापस बन जाएगा पाई बॉन्ड। इस तरह से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस होता है और एरोमेटिक रिंग जो होती है उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो इट्स ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन टारगेट यही है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से हैं, कुछ रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी हैं जिसमें एक अल्काइलेशन है और एक असाइलेशन है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन जो है इसमें बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन जब रिएक्ट करेगा, नाउ दिस विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम हैलाइड इन जनरल, ठीक है, या फिर इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं फेरिक हैलाइड। ये जो दोनों जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं हेलोजिनेशन में, इन कैटलिस्ट को हम कहते हैं लिविस एसिड। क्या बोलते हैं, लिविस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और इस बात को हम आगे मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। तो बेंजीन रिएक्ट विथ हेलोजन फॉर्म हेलोबेंजीन, ठीक है, और हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ वो रिमेनिंग हेलोजन के साथ बना लेता है HX। इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना हेलोबेंजीन। देखना यह है कि हेलोबेंजीन तो बना, लेकिन ये इसके बनने के पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए फर्ज करो कि जो हेलोजन मॉलिक्यूल X2, इसमें आप जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक हेलोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हेलोजन का, दूसरी तरफ कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम हैलाइड, ठीक है, मैंने क्लोरीन लिखा है तो आप यहाँ पर जनरल कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि एल्यूमिनियम ने 3 हेलोजन के साथ तो बॉन्ड बनाया है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इन सच एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो ये जो X बॉन्ड X है ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ये आएगा एल्यूमिनियम के पास, इस तरह से एल्यूमिनियम जो है वो हो जाएगा AlX4 और हेलोजन जो है इन दोनों में से जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस हेलोजन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये बना इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है बिकॉज इट नीड इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। और यही हेलोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके बेंजीन के पाए इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर सकता है। जिस तरह से इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, यही हेलोजन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हेलोजन बीइंग इलेक्ट्रोफाइल वो बेंजीन पे अटैक कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि जब पाए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैप्चर किए जाएंगे तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या एरेनियम आयन। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा, जब ये प्रोटॉन जो है यहाँ से जाएगा और ये बॉन्ड वापस बनेगा जो कि पाई बॉन्ड है। क्योंकि आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ जो 4th हेलोजन है वो 4th हेलोजन जाएगा प्रोटॉन को लेने, इस तरह से AlX4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा AlX3 में, वापस अपनी एक्चुअल फॉर्मेशन में आएगा। क्योंकि कैटलिस्ट तो आप जानते हैं कि इन द एंड ऑफ द रिएक्शन रिमेन अनयूज, रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन केमिकली सिमिलर, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन गया है प्रोटॉन की सूरत में वो उस हेलोजन के साथ बना लेता है क्या, HX। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं हेलोबेंजीन। पर याद रखो कि ये जो हेलोजन है, मैंने जनरल बात की है, आप कोई भी रिएक्शन हेलोजन के साथ करना चाहें तो उसका करने का पैटर्न यही रहेगा, आप बस X को चेंज करते जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आयोडीन के साथ रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होते हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और रिएक्शन है, नाउ दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन नाइट्रेशन देती है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड का जो NO2 पार्ट है ये बेंजीन में इंट्रोड्यूस होता है, और जहाँ बेंजीन में इंट्रोड्यूस होगा वहाँ से प्रोटॉन लूज होगा, वो प्रोटॉन OH के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, और वो इसके साथ कंबाइन होकर इसके साथ क्या बना लेगा, वाटर। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जैसा होगा वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी वो अनअफेक्टेड होगा क्योंकि वो कैटलिस्ट है। लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन की आउटलाइन क्या है कि सबसे पहले नाइट्रिक एसिड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टच में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन देता है OH ग्रुप को जिसके पास लोन पेयर है, तो इस तरह से OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है H2O, यानी एक दूसरा हाइड्रोजन आया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आई है वो कौन सी आई है, पॉजिटिव।
इसके साथ चूंकि हाइड्रोजन लूज़ हो गया था तो इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के पास, तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आई और इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब ये जो प्रोटोनेटेड जो नाइट्रिक एसिड है, जिस नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन जो है वो नाइट्रिक एसिड के पास गया, ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है कैसे, या ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्प्लिट करता है कैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैप्चर कर लेता है, इस तरह से NO2 ग्रुप जो है इसके ऊपर आ जाती है पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये वाटर अलग होता है सल्फ्यूरिक एसिड फिर से अपना प्रोटॉन दे देता है किसको, वाटर को। इस तरह से वाटर एक बार फिर बन जाता है हाइड्रोनियम आयन में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोटॉन दिया वाटर को, तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड एक बार फिर बन गया हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब यही वो NO2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, यही जाके बेंजीन पे आगे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे अटैक कैसे करेगा, वो स्टोरी बिल्कुल सेम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह बेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप, ये अटैक करेगा बेंजीन पे, बनाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टेबलाइज कब होगी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज कब होगी, जब प्रोटॉन लूज करेगी। प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे कार्बन के पास, डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा जैसे ये बना है, और इस प्रोटॉन को लेने आएगा हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हाइड्रोजन सल्फेट आयन जब प्रोटॉन को लेगा तो ये HSO4 वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, और सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि कैटलिस्ट था तो वो वापस मिल गया। इस तरह से हमारा जो एंड रिजल्ट है वो है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो गई नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन। तो ज़रा देखें कि सल्फोनेशन कैसे होती है। जो आउटलाइन है पहले इसको देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सल्फोनेशन में बेंजीन रिएक्ट करती है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और आप सब जानते हैं कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसके पास कौन है, जिसमें एक्स्ट्रा डिजॉल्व SO3 गैस है। जो SO3 गैस है सल्फ्यूरिक एसिड में, यही जो है वो बेंजीन में इंट्रोड्यूस होती है, और जहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था वही हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाइड्रोजन बेंजीन हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसको आप कह सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये टेक्निकली बनता कैसे है कि ये कम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ये कम्बिनेशन असल में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोटॉन जाता है SO3H के साथ, SO3 के साथ बनता है SO3H जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज, और बाकी बनता है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है। सिचुएशन सेम है जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स से आप जानते हैं कि प्रोटॉन लूज होगा और प्रोटॉन लेने आएगा हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे कार्बन के साथ, इस तरह से डबल बॉन्ड वापस बनेगा, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं हाइड्रोजन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और क्योंकि प्रोटॉन HSO4 आयन के साथ आया तो इस तरह से हमें वापस क्या मिल गई, वो वापस मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड। देखो रिएक्शन जो होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन की थीम यही होगी। आपको मैकेनिज्म क्वेश्चन में नहीं होगा, पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा तो पहले स्टेप में बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स ने प्रोटॉन गिव अप करना है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। आई होप से कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बेंजीन के बाकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एक है अल्काइलेशन और एक है असाइलेशन। दैट्स इट।